पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और बेच भी दी थी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए या शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी जब उसने अपने एक दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियाँ देकर कहा कि वो उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवा कर लेकर आए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला। वह गेम था कि गोल्ड कॉइन को समंदर में जो ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिनका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उनकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उनकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उन्होंने 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए थे। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था, जितने पैसे बचाता था और उन्हें ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि आपके पैसों के साथ आपका बिहेव कैसा है इसकी ज़रूरत होती है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इसके अंदर हो सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन सकता है। चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति ज़िंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझे। उन लोगों को देखें जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों को पैसे के मामले में लक्की माना जाता है या वो लक्की होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप को अमीर मान सकते थे और आप लक्की होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे भी नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका यह होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना ले, लेकिन बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर 3 नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि
पैसा लोगों के दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता है। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइसलैंड भी हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी भी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ता जाता है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वारन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 साल में नहीं बल्कि पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसलिए इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न तो उन्होंने एफडी करवाई, न ही पीपीएफ में पैसे को लगाया, न ही रियल एस्टेट में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते चले गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में या फिर पैसे के बारे में और अधिक जानने के लिए आप 2 बुक और पढ़ सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं। पहली बुक का मैं नाम लूँगा रिच डैड एंड पुअर डैड, और दूसरी बुक जो है वो है आई विल टीच यू टू बी रिच। तो इन 2 बुकों के अंदर से भी क्या है कि आप मनी के तरीक़े को जान सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जान सकते हैं। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती है। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल न हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका ब्लॉग कोई चैनल है तो तब तक लिखते रहो जब तक वह सफल न हो जाए, फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, लगे रहो। चैप्टर 7 फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता है। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए भी आप किताब पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक। इसके बारे में क्या है कि आप इस फ्रीडम के बारे में जान सकते हैं इस बुक के अंदर। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ़ नहीं करते हैं और यह नहीं कहते हैं कि वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ़ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना न भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करते रहें, किसी की हेल्प करें या कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे।
इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। और तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं और उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट भी करें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप यह देखें कि आप जो प्लान कर रहे हैं वह कितना काम आएगा या फिर नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हज़ारों कमाने वाले ब्लॉग को लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप अपना ब्लॉग बना लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको प्रॉफिट ही देंगे। चैप्टर 12 सरप्राइज़। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें और सरप्राइज़ आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज़ द किंग। येस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड ज़रूर रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल्स हमने आज बनाए हैं हो सकता है वे पूरे न हों, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ भी नया कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहे। यह न सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर होता है। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो आपका फ्यूचर जो है वो पास्ट पर निर्भर नहीं होता है। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइज लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इसी तरीके से MBA चाय वाला भी अपनी फ्रेंचाइज लगा के अपनी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते हैं। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं ये आप समझ ही सकते हैं। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दे। असली किताबें पढ़ें और नया ज्ञान अर्जित करें। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री।
पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी यू को भी दे। दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता, ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड वो चला जाए तो क्या होप है के भरोसे वो सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या कौन सा काम आसानी से हो जाएगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल हो पाएंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके और बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट एनालाइज करते रहें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहे, ईगो न पाले और ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता है। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें और कभी भी हिम्मत न हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, साथ में रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहना सीखें। चैप्टर 20 कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में न उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चों को कम रखें। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज़ आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर न खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में वो काम आ सके। तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कंप्लीट समरी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है या मनी के बारे में और अच्छे तरीके से जानना है तो बुक को पूरी तरीके से रीड कीजिए। धन्यवाद।